हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मेरी आवाज़ आज चेंज होगी क्योंकि गले में कुछ थोड़ी सी अभी आप समझ ही रहे होंगे क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो 9th क्लास का प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ 2023-24 का, तो उसी को आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। यहाँ पर ना अब सेक्शन ई करवाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सेक्शन ई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों देखिएगा। और सेक्शन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कोरिंग है। अगर आप इसे अच्छे से करते हैं ना तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपको पास भी करवा देगा, ये बहुत इजी होता है। बच्चे इसको पढ़ते नहीं है ना, समझते नहीं रहते तो इसे छोड़ देते हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों ध्यान समझिएगा। तो मैं पढ़ता हूँ, नताशा को हर दिन सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचना होता है। ये इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। नताशा को ना 9 बजे जाना होता है ऑफिस में। देखो, ज़्यादा फालतू की बातें कुछ लिखी होंगी, आपको ध्यान समझना है। अपने कार्यालय जाते समय वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ती है। अब नताशा के घर, उसके बेटे के स्कूल, उसके कार्यालय का स्थान नीचे दिया गया। देखो, एक घर है, एक स्कूल है और एक ऑफिस है। ये क्या है? ऑफिस। तो ये देखो, ये रहा घर। एच क्या है? घर। ये रहा देखो, होम। ओ ऑफिस, एच स्कूल, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये नाम दिए हैं, एच, एस और ओ। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा, नताशा के घर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकाला? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ नताशा हाउस। तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट निकाले। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कोमा वाई निकालना है। हमें पिक्चर नहीं बनानी एग्जाम में, हमें आंसर देने हैं। नंबर 1, तो यहाँ पर बोला गया एक्स और वाई निकालिए। तो किसका निकालना? नताशा के घर का। घर ये रहा। तो एक्स कितना है? 4। ओके। वाई कितना है? 1। तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है? एक्स 4 है, वाई 1 है। तो इसका आंसर क्या आ गया पहले वाले का? ये क्वेश्चन नंबर 36 है, उसका जो पहला इसका आंसर आ गया एक्स का 4, वाई का 1। बस इतना लिख के आ जाना। ये देखो, ये वाला। फिर कह रहा नताशा के घर, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख लो, ये डीओ की साइट पर अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये कह रहा है कि नेम द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ नताशास हाउस, हर सन स्कूल एंड हर ऑफिस, ठीक है। ये कह रहा है कि जो तीनों से जो फिगर बन रही है उसका नाम बताइए। मतलब घर, स्कूल और ऑफिस, इन तीनों पॉइंट को मिला दो। देखो, इन्होंने पहले से मिला दिया, एग्जाम में मिला हुआ नहीं आएगा, आपको खुद लाइन डालनी है। तो बताइए कौन सी फिगर बनी है? ट्राइंगल, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। तो इसका दूसरे का पार्ट का आंसर क्या है? त्रिभुज। इंग्लिश में ट्राइंगल, TRIANGLE, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच डिस्टेंस इज शॉर्टर। कौन सी डिस्टेंस शॉर्टर है? नताशा के हाउस और उसके स्कूल को लेकर, उसके बेटा उसके स्कूल को लेकर, या उसके स्कूल और उसके ऑफिस को लेकर। तो कौन सी डिस्टेंस कम है? तो देखो, घर और बेटे का स्कूल, घर और बेटे का स्कूल देखो कितना है? 1 2 3, ये 3 है। और दूसरा बोला है स्कूल और ऑफिस के बीच, स्कूल ये रहा, ऑफिस ये रहा। तो इसमें कितना गैप है? यहाँ पे चले जाओ, 1 2 3 4। तो ये 4 और ये 3 है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सा कम है, ये वाला या ये वाला? ये वाला कम है। तो आंसर क्या है? घर और उसके बेटे के स्कूल। तो थर्ड का आंसर क्या है? घर और उसके बेटे का स्कूल, ठीक है। या बेटे के स्कूल के बीच की दूरी, स्कूल के बीच की दूरी। इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप? इंग्लिश में लिखेंगे
Natasha's house and her son's school. Her son's school distance is short. ठीक है, इसने और में बोला अगर आप ये थर्ड नहीं करना चाहते ना तो आप ये वाला कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि तीनों के बदले एक करना, नहीं, ये वाला करो या ये वाला करो। एग्जाम में भी ऐसे पैटर्न रहेगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, यदि नताशा ने अपना कार्यालय किसी नए स्थान पर बदल लिया, मतलब इसका जो ऑफिस है ना अब कहीं और है, ठीक है, जो स्कूल और उसके घर के ठीक बीच में है, स्कूल और घर के बीच में, ठीक है, तो ये कह रहा है बीच में है तो आपको नए ऑफिस के निर्देशांक निकालने हैं। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि नताशा ने अपना ऑफिस चेंज कर लिया है। अब उसका जो नया ऑफिस है वो स्कूल और उसके बेटे के, मतलब जिसके बेटे का जो स्कूल है उसमें और घर के बीच में, बिल्कुल बीच में है, मतलब यहाँ पर है बिल्कुल बीच में। तो आप देखो अब वो कहाँ पर होगा, 1 2, ठीक है, तो 5 और 6 के बिल्कुल बीच में होगा, हाँ या ना। तो और वाला जो हम कर रहे हैं इसमें बिल्कुल बीच में क्या आएगा, x का 5.5 और y का तो सेम रहेगा 1, ठीक है, ये आंसर आ गया क्योंकि इसने बिल्कुल बीच में बोला ना। तो 4 और 7 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, आधा कर लो, तब भी 5.5 आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 5.5 और y कितना है, 1। देखो याद रखो ये नीचे वाली लाइन x होती है और ये वाली लाइन y होती है। देखो कितना आसान था ना केस स्टडी। देखिए अब 37 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 37 में बोला गया है कि ये एक स्तूप है जो सांची में बना हुआ है और ये पत्थरों से बनाया हुआ है। ये अशोक ने बनवाया था। महात्मा बुद्ध जो थे ना उनके जो रेलिक्स थे वो इसके अंदर रखे गए थे, उनके जो अवशेष होते हैं। तो ये तो थोड़ा थ्योरी देगा ही देगा वो, ठीक है। अब आपको इसके बेस पर क्वेश्चन करना है। यहाँ बता रहा है कि ऊपर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ये देखिए, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। ओके, अब इसमें बोला क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है डियर, आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, जिनको स्पीड करनी है ना थोड़ा वो वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे देखते हैं ना, तो इसलिए मुझे हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। आपको यहाँ बताना है कि सर्कल का एरिया कितना होगा जो हेमिस्फेरिकल के बेस पर बना हुआ है। उसकी रेडियस 14 है। देखो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। 14 मीटर त्रिज्या दे रखी है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखो मान लो जैसे ये मान लो आप, ये क्या है, आपका सांची का स्तूप है, तो ये कह रहा है कि जो हेमिस्फीयर शेप में है ना, तो इससे जो सर्कल बन रहा है उसको निकाला, तो सर्कल ये बनेगा, ठीक है। तो हमें उस सर्कल को जो है निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो पहले हमने लिखा रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या लिखा, फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर कितना है 14, 2 बार लिख दिया क्योंकि 2 लगा हुआ है,
7 से काटो, 7 टू जा 14, 22, 14 टू जा 28, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 616 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान था, सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा उसने। फिर ये कह रहा है अगर उसकी रेडियस डबल कर दी जाए तो दोनों स्थितियों में सतह क्षेत्र का अनुपात, सिर्फ सतह क्षेत्र पूछ रहा है, सिर्फ वो एरिया ऑफ सर्कल पूछना चाहता है, उसकी रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन दिस टू केस, if the radius of hemisphere is doubled, then what will be the ratio of surface area in these two cases? यहाँ पर सरफेस एरिया के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो देखो जब सरफेस एरिया बोलेगा ना तो हमें टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ता है। वैसे अगर हमने खाली सर्कल भी ले लिया या खाली हमने CS से भी ले लिया तो रेशियो है तो उसमें आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे सरफेस बोला है, और जबकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो या हम फॉर्मूला याद करते हैं तो वो कुल पृष्ठ क्षेत्र में लिखा होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, सतह क्षेत्रों का अनुपात निकालना है। तो हम सीधा लिखेंगे रेशियो, ठीक है, यानी लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विद रेडियस, कितनी रेडियस है पहले 14, ठीक है, अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विद रेडियस, इसने बोला डबल कर दी जाए 28। देखो इसने बोला कि रेडियस को जो है डबल कर दिया गया। दोनों केस में हमें क्या निकालनी है, सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, जब तक आप उतार लो। अनुपात R बराबर 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, R बराबर 28 सेंटीमीटर। ऐसे में ना हमेशा जब क्षेत्रफल बोलता है, रेशियो बोलता है ना, तो जैसे अगर रेडियस का डबल कर रहे हैं तो एरिया का 4 गुना हो जाता है, तो हमेशा उसका आंसर ना 1:4 आता है। बाकी मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ, ये क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या TH ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, इसका क्या होगा 4πr²। अब क्योंकि R अलग है तो 1 डाल दो या 2 डाल दो, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ 2 लिख दो, या 1 या 2 लिख दो। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 कितना है 14 मल्टीप्लाई 14, R2 कितना है 28 मल्टीप्लाई 28, 4 दूनी 28, 4 दूनी 28, 1:4 आ गया। मैंने कहा होता है ना 1:4 आता है ऐसे क्वेश्चन का। अब आगे देखो, ये कह रहा है थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है अगर हाइट 21 है तो। देखो हाइट ऑफ डोम 21 है मीटर। देखो बच्चों डोम क्या है, ये डोम है। जो हेमिस्फीयर होता है ना, जो उसकी हाइट होती है वही इसकी रेडियस होती है। ये आपको याद रखना है, जानबूझ के उसने हाइट दे दी ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, हिंदी में गुम्बद, गुम्बद की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, इसलिए रेडियस ऑफ डोम, याद रखना जितनी हाइट होती है उतनी ही उसकी रेडियस होती है।
गुंबद की त्रिज्या। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि इसका आयतन निकालो। ठीक है, क्या निकालो? आयतन। तो यहाँ बिंदी है, यहाँ बिंदी नहीं है बच्चे, ठीक है। तो गुंबद का आयतन आप लिखना चाहेंगे अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, यहाँ लिख देते हैं, चलो। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके बच्चों? वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अगर पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली तो 22/7 लेंगे, ठीक है। ठीक है, 22/7 लेंगे। हमने वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। तो आर कितना दे रखा है? 21, 21, 21। 3 बार क्यों लिखा? पावर 3 है, तो 7 3 21 पूरा कट गया। तो 22 दूना 44, 21 21 4 4 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 19,404 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर आप वॉल्यूम वाला नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसका और वाला करना होगा। ये कह रहा है कितना कपड़ा चाहिए होगा इस डोम पर अगर उसकी रेडियस 14 हो तो एरिया ऑफ क्लॉथ। एग्जाम में तो एक करना, लेकिन मैं सारा समझाऊंगा ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर डोम, गुंबद को, ये आप देख सकते हैं लिखा, ठीक है, को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जैसे गुंबद है, इसको ढकना है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? 2πr²। बस अब आप पुट कर दो। देखो, 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, 22/7। आर कितना है क्वेश्चन में? देखो ये बोला है, और अगर लेते हैं तो आर लेना 14। जानबूझ के रेडियस बदल रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा कितना ध्यान रख पाता है। 7 टू से 14 हो गया, 22 से 44, 28। अब 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 1232 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो, एरिया में मीटर स्क्वायर लगाना होता है और वॉल्यूम में मीटर क्यूब, अगर मीटर में है तो। अब देखो, एग्जाम में आपको यहाँ बता रखा है कि जो सेक्शन ई है उसमें 3 आपकी जो है केस स्टडीज आएंगी। खंडीय में मूल्यांकन की 3 स्रोत, ठीक है, और प्रत्येक में 4 अंक, 1 1 और 2 अंक के विभागों में बांटा गया, ठीक है डियर। तो अब हम थर्ड जो है करने जा रहे हैं डियर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 38 नंबर पर। और देखो, एक सरकारी भवन में एक त्रिभुज के रूप में एक बगीचा है। त्रिभुज ABC द्वारा दर्शाया गया है। ये देखो, ये रहा, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। ये देखिए, ये बुक का क्वेश्चन आपके 7 चैप्टर में से है और आपको पढ़ के आंसर पता लग जाएंगे। ये कह रहा है कि इसमें AB बराबर AC है, ये इसके बराबर है, और इसको आगे तक बढ़ाया और AD बराबर AB है, AD बराबर AB है,
तो ये कह रहा है त्रिभुज एडीसी में कौन से दो कोण बराबर है। एडीसी में कौन से दो कोण बराबर है। देखो ध्यान सुनो, मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर ये साइड इसके बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। सुन रहे हो? अगर किसी ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कह रहा है त्रिभुज एडीसी में कौन से दो कोण बराबर है। ये दोनों बराबर है तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। इसका नाम क्या है। अगर ये दो साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका नाम क्या है। तो ये पहले का आंसर आ गया। देखो ACD बराबर होगा ADC के। ठीक है, अब नेक्स्ट इंग्लिश में समझ में आ गया। इन ट्रायंगल ADC विच टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है if the two sides are equal in a triangle then what you can say about the opposite angle of this side। ये कह रहा है अगर दो साइड इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट एंगल के बारे में आप क्या कहोगे। बोलोगे इक्वल होंगे, तो आप यहाँ लिख दोगे इक्वल। क्या लिख दोगे, बराबर। अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इन्हें पहले लिखना चाहिए था वैसे, क्योंकि अगर बच्चों साइड बराबर होते तो कोण बराबर होते। ठीक है, और अगर कोण बराबर है तो साइड बराबर होगी। ठीक है, अगर भुजाएं बराबर है तो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसने बोला BCD निकालो। ये निकालो BCD, ये 90 डिग्री का आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान समझेगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो AB इक्वल टू किसके है, AC के, है ना। क्या है, गिवन है। हिंदी में लिखेंगे दिया है। ठीक है, जब AB बराबर AC के है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों, क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, माइंड में करना होता है। इसका सिर्फ आंसर लिखना है 90। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि अगर ये कहीं और आ गया आप बता दोगे इसको। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते। बराबर भुजाओं के समकोण बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये दोनों बराबर हो गए। अब ऐसे ये दोनों बराबर हैं। AC बराबर किसके है, AD के। क्या है, गिवन है। हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखो ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के। ये चीज सेम लिख देनी, ये वाली सारी चीज सेम लिख देनी। ठीक है, लिख लोगे ना। अब एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180। भाई एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल 180 होता है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। देखो 1 2 3 4 इनका टोटल कितना होगा, 180। क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखो, हमें 2 और 3 चाहिए क्योंकि हमें ये निकालना BCD। हमें 1 की जरूरत नहीं है, हमें 4 की जरूरत नहीं है। तो ये जो 1 है ना,
इसकी जगह 2 लिख देंगे, 2 की जगह 2 लिख देंगे, 3 की जगह 3 लिख दिया और 4 की जगह भी 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 3 और 4 बराबर है, 1 और 2 बराबर है, तो यहाँ भी 2 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया। अब 2 2 कितने हो गए? 2, 3 3 कितने हो गए? 2। अब दोनों में 2 कॉमन ले लो। अब 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अब 2 और 3 का नाम क्या है बताओ? 2 और 3 का नाम क्या है? 2 और 3 का नाम क्या है? ये देखो क्या नाम है? BCD। जब आप यहाँ पे 1 2 3 4 लिखते हो ना, तो ये आपको पिक्चर एग्जाम में बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाएंगे ना तो टीचर आपके मार्क्स काट लेंगे, अगर आप नंबरिंग देते हो तो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ 2 + 3 का नाम क्या आ गया? BCD। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BCD और बाहर क्या है? 2 इक्वल टू में क्या? 180। अब मल्टीप्लाई वाले जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो ये 90 का आ गया। इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया। अभी लास्ट बचा ये कह रहा, अगर ये वाला नहीं करना तो ये कर लो ना, इजी। ये कह रहा कौन से 2 कोण है जो पूरक हैं? पूरक का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढने हैं हमें। तो देखो 2 और 3, क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे BCA एंड ACD आर कॉम्प्लीमेंट्री। BCA तथा ACD दोनों पूरक हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें देखकर बेनिफिट उठा सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।